हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स थिंकर्स पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्यामिति अर्थात ज्योमेट्री। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ज्योमेट्री, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। जैसे आपको पता है कि ज्योमेट्री जो है काफ़ी एक बड़ा टॉपिक है और इसका वेटेज भी विभिन्न परीक्षाओं में जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब रखा जाता है। यानी इससे जो है क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी तरह की कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रख कर के हम जो है ज्योमेट्री का जो है एक अच्छे से मतलब डिस्कस करेंगे सारे टॉपिक्स को इसके। जैसे हम बात करें तो इसमें जो टॉपिक हैं आपको देखने को मिलेंगे लाइन्स एंड एंगल, यानी कि रेखाएं और कोण, ठीक है। लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है, एंगल्स आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप ट्राइंगल इसमें देख सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे क्या, सर्कल देखेंगे। तो इस तरह से जो है इसमें हम चैप्टर वाइज देखेंगे कि लाइन्स एंड एंगल में हम क्या क्या चीज़ देख सकते हैं, ट्राइंगल्स में हमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि हमें क्वेश्चन बनाने में जो है सॉल्व कर सकती हैं, और जो है सर्कल में हमें कौन कौन से थ्योरम्स या कौन कौन से स्टेटमेंट हमें देखने को मिलेंगे जो हम क्वेश्चन बनाने आसानी से बना सकते हैं, जिसके मतलब जान लेने के बाद। तो इस चीज़ को जो है हम चैप्टर वाइज करेंगे। पहले हम लाइन्स एंड एंगल देखेंगे, फिर हम ट्रायंगल देखेंगे, फिर सर्कल देखेंगे। इस तरह से जो है हम एक एक थ्योरी को जो है समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है आप बने रहिए। यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगला वीडियो जो है आप तक आसानी से पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहले हम लाइन्स एंड एंगल शुरू करते हैं, रेखाएं और कोण, और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है क्या, रेखाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये रेखा क्या होती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे रेखाखंड दिया गया है, तो रेखाखंड से पहले हम समझेंगे कि रेखा क्या होती है। तो देखिए, रेखा का मतलब है यानी कि लाइन। तो इस तरह से एक लाइन होगी जिसका एंड पॉइंट नहीं हो। ठीक है, लाइन जो है एक ऐसी जो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आपकी पॉइंट्स का जो है लोकस होता है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जिसको आप मतलब सरल रेखा बोलते हैं। तो रेखा जो होती है जिसका एंड पॉइंट नहीं है, दोनों तरफ से जो है कहीं ना कहीं ये बाउंडेड नहीं है, दोनों तरफ से ये सेगमेंट नहीं है, ये क्या है, इन्फिनिटी तक जो है जा सकती हैं। इस तरह से ये जो है एक रेखा है, ठीक है, जिसका कोई जो है एंड पॉइंट नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेखा। अब दूसरी चीज़ एक आती है कि रे क्या होती है, किरण। ठीक है, आप जिसको रे बोलते हैं, रे क्या होती है। तो रे को हम समझेंगे तो रे देखिए, रे एक ऐसी होती है कि एक लाइन ही है, ठीक है, लेकिन जिसका एक जो है एंड पॉइंट हो। यानी यहाँ पे क्या हो गया, आपका एंड पॉइंट हो गया, और ये जो है जैसे ए मान लिया हमने क्या, एंड पॉइंट, और बी जो है, ये बी जो है मूव कर सकती है, यानी कि बी जो है इन्फिनिटी तक जा सकती है, ये अनंत तक जा सकती है, इसमें जो है कहीं रुकावट नहीं है, ये बाउंडेड नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे रे। क्लियर हो रहा है? जहाँ पे आपको डाउट लगेगा वहाँ पे आप कमेंट करके बता दीजिएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं रेखाखंड, जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है। तो रेखाखंड को डिफाइन कैसे किया गया है कि एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों, ठीक है, दो अंत बिंदु हों, एक रेखाखंड कहलाता है। यानी कि देखिए, एक रेखा जो है, रेखा का ही भाग है ये रेखाखंड। तो रेखा जो है एक ऐसी रेखा होनी चाहिए जिसके दो एंड पॉइंट हो। यानी यहाँ पे देख सकते हैं आप, ए है और यहाँ पे बी है, ये दोनों क्या है, एंड पॉइंट है। यानी कि यहीं पे ये फिक्स हो जा रही है, ए बी क्या हो गई, एक रेखाखंड हो गई। स्पष्ट है कि रेखा का खंड की बात किया जा रहा है, यानी कि लाइन का सेगमेंट। तो एक लाइन है और उसका क्या हो रहा है, एक टुकड़ा दिया जा रहा है, यहाँ पे एक खंड की बात किया जा रहा है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, रेखाखंड। यानी ए बी जो है आपको क्या है, यहाँ पे रेखाखंड है, जहाँ पे ए और बी क्या है, अंत बिंदु है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद देख रहे हैं आप क्या, कि संरेख बिंदु कहा जा रहा है। यहाँ पे संरेख बिंदु क्या है, तो नाम से स्पष्ट संरेख, यानी कि एक ही रेखा में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया क्या, कि जब एक रेखा पर तीन या अधिक बिंदु हो, वे बिंदु क्या कहलाते हैं, संरेख बिंदु कहलाते हैं। उनको क्या बोलेंगे हम लोग, संरेख बिंदु। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ए बी है और इसमें एक बिंदु है यहाँ पे सी भी है। ठीक है, तो ये इस तरह से जो ए बी सी है, इन तीनों को यदि हम मिला रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, एक सरल रेखा जो है हमें प्राप्त हो रही है, सरल रेखा एक मिल रही है। इसीलिए हम बोलेंगे क्या, कि जो बिंदु ए बी और सी हैं ये क्या है, संरेख बिंदु हैं। क्लियर है? तीन, मिनिमम तीन है, उससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। जस्ट इसका अपोजिट जो है हम देख सकते हैं कि असंरेख बिंदु क्या होती हैं। तो असंरेख आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जब तीन या अधिक बिंदु जो है एक रेखा पर नहीं हो, एक रेखा पर नहीं हो, उसे बोलेंगे क्या, असंरेख। जैसे आप बोल सकते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है। जैसे हम इसको मिलाएंगे तो कुछ इस तरह से हमें मिल रहा है। तो देख रहे हैं क्या हम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए दे दिया हमने, ये बी दे दिया, यहाँ पे सी दे दिया, तो तीनों बिंदु हम देख रहे हैं क्या, कि तीनों बिंदु को मिलाने पर एक हमें सरल रेखा प्राप्त नहीं हो रही है। ये कुछ इस तरह से मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमें क्या हो रहा है, इस तरह से मिल रहा है। तो ये क्या है, ये संरेख नहीं है। तो जो संरेख नहीं है उसी को हम बोलेंगे क्या, असंरेख बिंदु। क्लियर हो रहा है?
चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे एक नोट करके दिया गया क्या कि एक बिंदु से होकर अनंत रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो इसको जरा समझ लेते हैं कि एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ है, तो किस तरह से जो है खींची जा सकती है। तो देखिए आप, एक बिंदु है, इससे लेकर के जो है हम अनंत रेखा यहाँ पे खींच सकते हैं, जितना चाहें आप उतना खींच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है यही चीज़ें कहा जा रहा है कि एक बिंदु से होकर के जो है अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्लियर हुआ यहाँ से। अब देखिए आगे कह रहा है क्या, जबकि दो बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। दो बिंदु है, एक यहाँ मान लेते हैं ए मान लीजिए, और एक यहाँ मान लेते हैं बी। तो कह रहा है कि इनसे होकर के जो है केवल एक रेखा खींची जा सकती है। बिल्कुल सही बात है कि ए और बी यदि हम दो बिंदु माने तो सिर्फ और सिर्फ इससे क्या हो सकती है, एक ही रेखा, सरल रेखा खींची जा सकती है। इसके अलावा जो है आप चाहें तो नहीं खींच सकते हैं। दोनों बिंदु से होकर के जाने वाली कोई भी आप सरल रेखा नहीं खींच सकते हैं इसके अलावा। क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि कोण क्या होती हैं। ठीक है, तो कोण देख लीजिए। कहा जा रहा है कोण के लिए कि जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक कोण बनता है। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें भुजा कहलाती हैं। और चित्र से जैसे कि आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे चित्र में दिया गया है क्या, इस तरह से। ठीक है, एक AC जो है आपको भुजा दी गई है और एक यहाँ से AB। तो यहीं पे जो ये एंगल जो एक बन रहा है, एक ही बिंदु से शुरू हो रही है, तो यहीं पे क्या हो रहा है, एंगल एक फॉर्म हो रहा है, यानी कि यही हमारा कोण है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कोण बोलते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि A से जो है दोनों किरणें शुरू हो रही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं A से AC और AB दो किरणें जो है शुरू हो रही हैं। तो इनके बीच का जो कोण है, ये कोण जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोण A। और इसको यदि आप दर्शाना चाहें तो कोण A इस तरह से आप दर्शा सकते हैं। ये कोण A जो है कुछ भी इसका मान हो सकता है, 30, 60, 45, 35, 40 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम कोण को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं कि कोण के प्रकार क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कोण के प्रकार हम बात कर रहे हैं, तो एक हो रहा है आपका न्यून कोण, एक हो रहा है आपका समकोण, और एक हो रहा है अधिक कोण। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं। तो एक एक करके हम पहले समझ लेते हैं। न्यून कोण क्या होता है। न्यून मीन्स होता है कम, आपको ये चीज़ पता है। न्यून मीन्स क्या होता है, कम होता है। तो न्यून कोण कहने का मतलब क्या हो गया कि 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच के जो कोण होंगे, 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच के कोण को क्या बोलेंगे हम लोग, न्यून कोण बोलेंगे। यानी आप बोल सकते हो क्या कि 60 डिग्री क्या न्यून कोण है, बिल्कुल है। ठीक है, वहीं बोल देंगे आप क्या 47 डिग्री क्या न्यून कोण है, बिल्कुल है। 66 डिग्री न्यून कोण है। 88 डिग्री न्यून कोण है, बिल्कुल है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो 0 से 90 के बीच में होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, न्यून कोण। तो न्यून कोण क्लियर हो गया है। चलिए समकोण बोलते हैं। समकोण का मतलब होता है क्या, 90 डिग्री। जो 90 डिग्री का कोण होगा उसको हम लोग बोलेंगे समकोण। ठीक है, ये आप पहले से भी जानते आए होंगे। तो समकोण मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री। कहीं भी आपको 90 डिग्री दिया रहेगा, इसका मतलब जो हम इसको समकोण लिख सकते हैं। जैसे इस तरह से डिनोट करते हैं समकोण को। क्लियर है। चलिए अधिक कोण की बात कर लेते हैं। अधिक कोण, अधिक नाम से स्पष्ट, अधिक यानी कि 90 से अधिक और 180 से कम होगा। 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 180 डिग्री से कम होना चाहिए, तो उस कोण को हम बोलेंगे क्या, अधिक कोण। यानी कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 125 डिग्री हम बात करें, 137 डिग्री बात करें, तो ये क्लियर हो रहा है क्या कि 90 से 180 के बीच में होना चाहिए। तो ये दोनों है, इस तरह से हम बोल सकते हैं क्या कि ये जो है दोनों अधिक कोण है। क्लियर हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम क्या, रीजु कोण क्या होता है। रीजु कोण 180 डिग्री का जो कोण होगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या, रीजु कोण। ठीक है, इसको बोलेंगे क्या, रीजु कोण। 180 डिग्री के बराबर जो होगा वो रीजु कोण। जैसे आप एक देख सकते हैं क्या कि एक यहाँ एक हम सरल रेखा ड्रॉ कर रहे हैं, कोई भी एक बिंदु ले रहे हैं, इस बिंदु पे ये जो एंगल बन रहा है आपको, तो ये कितना है, 180 डिग्री हो रहा है। क्लियर है। तो इसी को हम बोलेंगे क्या, रीजु कोण। इसी को बोलेंगे क्या, रीजु कोण। चलिए आगे देख लेते हैं प्रतिवर्ती कोण। इसको बोलते हैं क्या, प्रतिवर्ती कोण, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। तो जब रिफ्लेक्स एंगल की बात करेंगे तो ये होता है क्या, 180 से ज़्यादा और 360 से कम होगा। यानी 180 से 360 के बीच में जो कोण होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रतिवर्ती कोण। कुछ इस तरह से हम एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक लाइन यहाँ पे आपने ड्रॉ कर लिया, तो एक इस तरह से लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए चूँकि ऐसा होता तो ये हमारा कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक 180 होता है, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन हमने क्या किया, इसको बढ़ा दिया यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक जब कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। क्योंकि एक चक्कर में एक बिंदु है, इसके एक चक्कर लगा देंगे तो 360 हो जाएगा। आधा लगा देंगे, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 180 होता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, 180 से ज़्यादा और 360 से कम। तो कुछ इस तरह से एंगल होना चाहिए, यही एंगल। ठीक है, तो ये कितने हो गए, यही हमारे यहाँ क्या, प्रतिवर्ती कोण। चलिए अब कुछ और इम्पोर्टेंट है जो कि परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरक कोण और समपूरक कोण। देखिए इसका जो है बहुत ज़्यादा यूज आता है, इसलिए इस चीज़ को जो है समझ लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको जो है आपको समझने की ज़रूरत है। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखिए पूरक मतलब क्या हो रहा है कि दो कोण का जब योग कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा।
दो कोण का योग क्या हो जाएगा, जब 90 हो जाएगा, दो ऐसे कोण जिनका योग जो है 90 हो उसे हम क्या बोलेंगे, पूरक कोण बोलेंगे, या फिर कोटि पूरक कोण भी उन्हें कहते हैं हम, ठीक है। यदि मान लीजिए कि अल्फा और बीटा दो है, एक अल्फा मान लिया और एक बीटा है, यदि दो कोण है अल्फा और बीटा, और यदि ऐसा है कि अल्फा प्लस बीटा जो है 90 डिग्री के बराबर है, अल्फा प्लस बीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, तो उसको बोलेंगे क्या, पूरक कोण। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए एक है 30 डिग्री और दूसरा है 60 डिग्री, तो आप देख रहे हैं क्या कि ये 30 प्लस 60 क्या हो रहा है, 90 हो रहा है ना, 90 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों क्या है, पूरक कोण है, यानी कि कोटि पूरक कोण है। तो इस तरह से आप कुछ भी एंगल देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं क्या 37 डिग्री प्लस देख सकते हैं क्या 53 डिग्री, तो ये दोनों क्या है, पूरक कोण है। जब भी 90 डिग्री का कोण बन जाए, दो कोण जिनका योग कितना हो, 90 डिग्री हो, तो वो क्या हो जाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे, ठीक है। चलिए अब दूसरा हम आते हैं समपूरक कोण। तो समपूरक कोण में थोड़ा सा अंतर क्या आएगा कि यहाँ पे दो कोण जो है 180 डिग्री हो जाएंगे, चूंकि पूरक कोण में हो रहे थे कितना 90 डिग्री, तो समपूरक में कितने हो जाएंगे 180 डिग्री। तो जब दो कोण का योग कितना हो जाए 180 डिग्री हो जाए, उसको हम बोलेंगे क्या, समपूरक कोण। उसको क्या बोलेंगे, समपूरक कोण। यानी कि जैसे अल्फा और बीटा दो कोण है और दोनों का सम क्या हो रहा है 180 डिग्री हो रहा है, तो हम बोलेंगे उसको क्या, समपूरक कोण। क्लियर हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, एक मान लीजिए 60 डिग्री और दूसरा मान लीजिए 120 डिग्री। पहला मान लीजिए 60 डिग्री है और दूसरा कितना है 120 डिग्री है, तो दोनों का देख रहे हैं आपके, दोनों का योग करने पे, दोनों का सम करने पे कितना आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों क्या है, समपूरक कोण है। इस तरह से आप और भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक पहला 100 ले लीजिए, दूसरा आप 80 ले लीजिए, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 आ जाना चाहिए, तब हम बोलेंगे क्या, ये समपूरक कोण है। क्लियर हो रहा है। जहाँ पे दिक्कत लगे वहाँ पे आप कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा फिर से। चलिए आगे देखते हैं, आसन्न कोण क्या होते हैं। आसन्न कोण, तो आसन्न कोण को आप बोलेंगे क्या, एडजेसेंट एंगल, ठीक है, पड़ोस का है, जिस सिंपल बोले तो पड़ोसी। तो यहाँ पे कह रहा है क्या, वैसे दो कोण जिसकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो तथा एक ही शीर्ष बिंदु हो। जैसे एक भुजा कह रहा है उभयनिष्ठ हो और दोनों का जो है शीर्ष बिंदु एक ही हो, मतलब एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा हो, तो ऐसे कोण को हम क्या बोलते हैं, आसन्न कोण बोलते हैं, ठीक है। जैसे फिगर से आप समझना चाहें तो फिगर से आप देख लीजिए, इस तरह से मान लीजिए दो कोण दिया हुआ है, इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक ए बी हमारा एक सरल रेखा है, डी एक पॉइंट है और जहाँ से डी सी जो है शुरू हो रहा है इस तरह से, तो ये दोनों क्या हो गए, एडजेसेंट कोण हो गए, मतलब आसन्न कोण हो गए, दोनों आसपास में है। एक इसमें कॉमन है, एक यहाँ पे देख पा रहे हैं आप सी डी जो है किरण है वो क्या है, कॉमन है, और ए बी जो है क्या है, एक सरल रेखा है, तो ये दोनों कोण क्या हो गए, आसन्न कोण हो गए। तो आसन्न कोण के लिए आपको जरूरी है, जैसे ऐसे भी आप देख सकते हैं इस तरह से है, तो ये दोनों क्या है, आसन्न कोण है, क्योंकि पड़ोस में है, आसपास में एंगल है, ठीक है। आगे और देख लेते हैं, कह रहा है क्या, इसलिए आसन्न कोण ए डी सी बी डी सी है। आसन्न कोण का योग हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है, नहीं ये गलत है। देखिए ये गलत हो रहा है, क्योंकि 180 डिग्री बराबर नहीं होता, ये आप इसको ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि ये गलत लिखा गया है, ठीक है, ये मिसप्रिंट है, 180 डिग्री नहीं होता है यहाँ, चूंकि यहाँ 180 हो सकता है, ठीक है, सिर्फ यहाँ जो है 180 डिग्री हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, ये दोनों जो है एक लाइन बना रहे हैं, दोनों कोण जो है यहाँ पे एक लाइन बना दे रहे हैं, लीनियर पेयर बन रहा है, इस केस में सिर्फ जो है 180 डिग्री होगा, ये जो कंडीशन है ना वो इस केस में है, अदरवाइज दूसरे केस में नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह से हमें एंगल दे दिया, तो क्या ये आसन्न कोण नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा, ये आसन्न कोण आपका है। तो यहाँ जो है कहीं ना कहीं 180 नहीं है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ना कि आसन्न कोणों का योग जो है हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है, ये गलत है, ठीक है, लीनियर पेयर में होता है, तो ये आपको ध्यान नहीं देना है। ये जो कंडीशन है वो सिर्फ इस कंडीशन में है, हमेशा आसन्न कोण का योग जो है 180 डिग्री नहीं होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। आसन्न कोण का मतलब है सिंपल एडजेसेंट एंगल, मतलब पड़ोस का। जैसे इस तरह से आप दे दिए, तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों यही क्या हो गया, आपके आसन्न कोण हो गए। चलिए आगे देखते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, तो कह रहा है कि जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं तो एक दूसरे के सामने कोण परस्पर बराबर होते हैं, और इसी को कहते हैं क्या, शीर्षाभिमुख कोण। जैसे आप देख रहे हैं ए बी है और यहाँ पे डी सी है, तो इन दोनों को जब कट किया गया, इन दोनों को जब मिलाया गया, तो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यहाँ पे ओ पे कट कर रहे हैं, तो कह रहा है कि सामने वाला कोण, जैसे मान लीजिए ये कोण है, ठीक है, और ये कोण है, तो यही क्या हो गया, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, ये कोण और फिर ये कोण जो है शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, और साथ ही साथ ये बराबर भी होंगे, क्योंकि आपका जो एनसीईआरटी का है वो क्लास 9th का जो एनसीईआरटी है उसमें थ्योरम नंबर जो है 6.1 जो है यही कहता है कि शीर्षाभिमुख कोण जो है बराबर होते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या कि बी बराबर डी होगा और ए बराबर सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया कि ए बराबर सी होगा और बी बराबर डी होगा,
इसी को बोलेंगे क्या, शीर्षाभिमुख कोण करेंगे बोलेंगे। और ये आप ध्यान रखेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं हमेशा। ये कहाँ से आए, तो थ्योरम नंबर 6.1 एनसीईआरटी का, क्लास 9th। ठीक है, आगे देखते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं। तो आपको ये स्पष्ट है, प्रतिच्छेदी मतलब क्या है, कहीं ना कहीं जो एक दूसरे को कट कर रही हो। प्रतिच्छेदी जैसे ये कट कर रही हैं तो ये क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ये अप्रतिच्छेदी का मतलब क्या हो गया, जो कट नहीं करे, यानी कि समानांतर होंगी। जो समानांतर होंगी वो क्या हो जाएंगी, कट नहीं करेंगे, तो ये समानांतर रेखा हो गई। और ये क्या है, समानांतर नहीं है, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, कि जो दो भिन्न रेखाओं PQ और RS को दो तरह से खींचा जा सकता है। आप देख पा रहे हैं कि एक बार कट किया जा रहा है और एक बार नहीं किया जा रहा है। तो बिल्कुल ये वाला एक और एक ये वाला दो तरीके से खींचा जा रहा है। या तो रेखाएं PQ और RS एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी या प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, जैसा कि यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया जा रहा है। तो रेखाएं PQ और RS चित्र 1 में प्रतिच्छेद करते हैं, और जबकि 2 में जो है समानांतर रेखाएं हैं। तो समानांतर रेखाओं में विभिन्न बिंदुओं पर उभयनिष्ठ दूरी समान होती है। बिल्कुल ये चीज़ें कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरह से जो है ये दूरी जो है ये समान होती है, लेकिन इसमें देखेंगे आप नहीं है, इसमें जो है वेरी कर रही हैं। तो वही कह रहा है कि ये जो है डिस्टेंस जो है हमेशा क्या होगा, समान होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ समांतर रेखा के केस में होगा। चलिए आगे देखते हैं तिर्यक रेखा क्या होती है। तो तिर्यक रेखा नाम से स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं तिरछी एक रेखा हो रही है। कह रहा है कि वह रेखाएं जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है एक तिर्यक रेखा कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कह रहा है क्या, कि L और M जो है दो रेखाएं हैं मान लीजिए, और एक तिर्यक रेखा N है जो बिंदु P और Q पर काटती है। तो इस तरह से कोण जो है 1 2 3 4 और साथ ही साथ बन रहा है क्या आपको 5 6 7 8, इस तरह से बहुत सारे कोण जो है यहाँ पे बन रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे देख लीजिए, ठीक है, कह रहा है कि L और M जो है दो कोण, यहाँ पे दो समानांतर रेखाएं हैं, और N जो है एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए कि बहुत सारी यहाँ पे हम देख रहे हैं एंगल बन रहा है 1 से लेकर के 8 तक बन रहा है। यदि ये समानांतर हुए तब क्या कंडीशन होगा, और समानांतर नहीं हुए तब क्या कंडीशन होगा। तो पहला जो है यहाँ पे समानांतर नहीं है, ऐसा माना गया है कि ये समानांतर जो है नहीं है। तो मान लेते हैं कि M और N जो L जो है, L और M जो है दो रेखाएं हैं, और N जो है हमारा एक तिर्यक रेखा है जो इसको प्रतिच्छेद कर रही है, कहाँ पे, P और Q दो बिंदुओं पे। तो इस तरह से जो कोण बन रहा है 1 2 3 4, और यहाँ पे 5 6 7 8। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 2 7 8, स्पष्ट देख लीजिए 1 2 7 8, ये क्या है, बाह्य कोण है, बाहरी है, चूंकि बाहर है तो ये बाह्य कोण कहे जाएंगे। और जो अंदर है यानी कि 3 4 5 6 जो है वो आंतरिक कोण कहलाएंगे। ये आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, संगत कोण की बात कर लें। देखिए संगत कोण क्या होता है, जैसे ये वाला आपका 1 नंबर और 5 नंबर ये संगत है, 2 वाला 6 वाला संगत है, 8 और 4 संगत है, फिर 3 और 7 जो है संगत है। तो ये आपके संगत कोण हो गए। क्लियर है। चलिए और देख लेते हैं और क्या कह रहा है संगत कोण के अलावा। संगत कोण जो लिखा है, एकांतर अंतः कोण की बात किया जा रहा है। देखिए एकांतर अंतः कोण जो है आप यहाँ से देख सकते हैं, एकांतर अंतः ये 3 नंबर आपका जो है और फिर 5 नंबर, तो ये एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, तिरछा तिरछी होना चाहिए और अंदर का कोण होना चाहिए। उसी तरह से आपका एंगल 4 है और एंगल 6 है, तो ये आपके क्या हो गया, एकांतर अंतः कोण। तो 4 का 6 के साथ और 3 का 5 के साथ, ये क्या हो गया, एकांतर अंतः कोण। उसी तरह से हम बात करें एकांतर बाह्य कोण का, तो एकांतर बाह्य देख लीजिए आप 2 नंबर और फिर जो है आपका 8 नंबर, 2 नंबर और 8 नंबर जो है एकांतर बाह्य कोण है। उसी तरह से आप 7 नंबर और 1 नंबर देख सकते हैं, एकांतर आपका बाह्य कोण हो जाएगा। क्लियर है। आगे देख लीजिए बाह्य कोण तथा अंतः कोण। तो यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है, जो चीज़ हम ऊपर भी देख चुके हैं कि 1 2 7 8 जो है क्या है, बाह्य कोण है, बाहर है, और 3 4 5 6 7 नहीं 3 4 5 6 क्या है, अंतः कोण है। तो ये 4 जो है बाह्य कोण थे और ये 4 जो है वो अंतः कोण है। चलिए आगे देखते हैं, यदि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे। अब देखिए जो रेखाएं थी L और M, अब इसको जो है कह दिया गया क्या कि ये यदि समानांतर हो जाए तब क्या होगा, तब ये तिर्यक रेखा काटे तब ऐसा क्या होगा, ये चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो एकांतर कोण जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एकांतर कोण 4 और 6 एकांतर कोण है, अंतः एकांतर कोण, और 3 और 5 भी आपका क्या है, एकांतर अंतः कोण है। तो ये दोनों बराबर होंगी। ठीक है, 4 और 6, ठीक है, फिर 3 5 और 3 ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, एकांतर अंतः कोण है। चूंकि क्या है, ये एकांतर अंतः कोण है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। उसी तरह से हम बात करें संगत कोण की, तो संगत कोण भी आपके बराबर हो जाएंगे। जैसे 1 5 यहाँ पे दिया है, 1 5 2 6 4 8 और 3 7 ये क्या है, संगत कोण है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे।
संगत कोण बराबर होंगे, एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे, एकांतर बाह्य कोण भी बराबर होंगे। अब कह रहा है क्या, तीन समांतर रेखाओं पर प्रतिच्छेद रेखा, माना तीन समांतर रेखाएं एल एम एन है, ठीक है, और आर जो है कोई एक तिर्यक रेखा है जो प्रतिच्छेद कर रही है इन तीनों समांतर रेखाओं को। तो इस तरह से जो कोण यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1, 2 और 3, ये तीनों कौन से कोण है, तो ये तीनों संगत कोण है। तो यहाँ से ये तीनों कोण क्या हो जाएंगे, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि जब भी समानांतर रेखा जितनी भी हो और यदि एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो जो एकांतर कोण बन रहा है वो भी बराबर होगा, संगत कोण बन रहा है वो भी बराबर होगा। ठीक है। एक चीज और यहाँ से आप देख सकते हैं क्या, कि जो एक ही ओर के एकांतर, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग जो है वो भी क्या होता है आपका 180 डिग्री होता है। एक चीज़ ये भी ध्यान लेंगे आप, जैसे हमने कहा सपोज कर लीजिए ये वाला एंगल, मान लीजिए ये वाला एंगल हम ले लिए, ठीक है, और ये वाला एंगल ले लिए, ठीक है, ये दोनों एंगल जो है, जैसे मान लीजिए ये और ये रेखा थी, एक समांतर रेखा है, यदि समांतर है तब ये और ये मान लेते हैं हम, एल और एन हमने मान लिया समांतर रेखा है, तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा यदि ये समानांतर है और एक तिर्यक रेखा है। तो जैसे ये वाला कोण और फिर आपका ये वाला कोण, इन दोनों का ये वाला कोण इतना, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, ये वाला कोण और फिर ये वाला कोण, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा यदि ये समानांतर है तब। इसका भी यूज हम कर सकते हैं, जब क्वेश्चन में आप बनाएंगे तो आप इसका यूज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर जितना भी हमने थ्योरी देखा इस पर आधारित एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन कर रहा है क्या, कि रेखा पी क्यू और आर एस जो है परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पी क्यू है और आर एस है और ओ पर क्या कर रहा है, ये प्रतिच्छेद कर रहा है। कह रहा है पी ओ आर जो है वो दिया गया है 75, यानी ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है वो दिया है कितना, 75 डिग्री। तो कह रहा है कि ये कोण हमको बताना है, ये कोण बताना है और ये कोण बताना है, ये तीनों कोण जो है हमें निकालना है कि क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। आप सिंपल ये जान रहे हैं कि ये कोण कितना है, चूंकि ये कोण है आपका 75 है, तो ये कोण कितना होना चाहिए, ये भी आपका क्या होना चाहिए 75। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण, थ्योरम नंबर 6.1 एनसीईआरटी क्लास 9th, तो ये भी 75 होगा। और ये 75 है तो ये कितना होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है ना, तो ये 75 है तो ये कितना होना चाहिए, 105 होना चाहिए क्या, 105। क्यों 105 होगा, 105 क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। ये था आपका 75, तो ये हो जाएगा 105, ये भी क्या हो जाएगा 75, तो ये कितना हो जाएगा, चूंकि ये 105 हो गया तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, इसके वजह से ये हो जाएगा कितना 75, और चूंकि ये 105 है तो ये भी आपका 105 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसको जो है हमने ऐसे बता दिया, लेकिन आप यदि प्रोसेस से देखना चाहें तो यहाँ पे प्रोसेस से भी आपको दिया गया है, आप देख लीजिए। ठीक है, और कहीं भी दिक्कत लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहाँ पे आपको दिक्कत है। तो आई होप कि दोस्तों ये आप वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी हमने रेखाएं एवं कोण में यानी कि लाइन्स एंड एंगल में जो भी हमने बताया, जो भी थ्योरी बताया वो आपको क्लियर हुआ होगा और आपको पसंद आएगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। यदि नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर अगला वीडियो जो है आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे हम कुछ नए क्वेश्चन के साथ, कुछ नए थ्योरीज के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।